नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन के पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग उठाई। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार के पास विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब है। लेकिन विपक्ष के नेता बेचैन थे, लगातार शोर मचाते रहे, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रियंका ने शिकायत की कि उनके भाई को बोलने नहीं दिया गया। जवाब में सरकार ने कहा, न किसी की आवाज दबाई गई, न किसी को बोलने से रोका गया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय किया गया है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई थी कि मॉनसून सेशन देश के लिए विजयोत्सव की तरह होगा। उन्होंने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। स्वदेशी हथियारों के अचूक बनाने की चर्चा भी पूरे विश्व में है। मोदी ने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने दुनिया भर में भारत का पक्ष रखने के लिए जैसी एकता दिखाई, वैसी एकता सत्र के दौरान पार्लियामेंट में दिखे, ये उनकी उम्मीद है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हालांकि मोदी ने जो कहा, विरोधी दलों के सारे नेता इन सारी बातों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता सरकार को घेरने की तैयारी करके आए थे, तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम तक कई तरह के भ्रम खड़े किए गए। मोदी भी विपक्ष के इरादे को अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए मोदी ने कहा, सबका एजेंडा अलग अलग हो सकता है, विचार भी अलग हो सकते हैं, लेकिन पहलगाम के क्रूर हमले के मुद्दे पर जिस तरह सभी दलों के सांसदों ने मिलकर पूरी दुनिया के सामने आतंक के आका को एक्सपोज किया, वो देश की एकजुटता की शानदार मिसाल है।
प्रधानमंत्री ने कहा उन्हें पूरी उम्मीद है कि आतंकवाद के खिलाफ भी पूरा देश एकजुट रहेगा, सभी दल एक स्वर में बोलेंगे। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, सरकार हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेगी, हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में उतर आए। ऑपोजिशन लीडर्स चाहते थे कि सदन का सारा कामकाज रोककर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विरोधी दलों के सांसदों को क्वेश्चन आवर के बाद बोलने की परमिशन देने की बात कही, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा नियमों के तहत होगी और नियम स्पीकर तय करेंगे। लेकिन हंगामा जारी रहा तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा। सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने सरकार की तरफ से मंत्रियों को बोलने की परमिशन दी, लेकिन उन्हें नहीं बोलने दिया। राहुल गांधी ने कहा वो जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम दो शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी यही बात दोहराई। प्रियंका ने कहा अगर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने क्यों नहीं देती? सरकार को किस बात का डर है? करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। जिस वक्त राहुल गांधी लोकसभा में बोलना चाहते थे, उस वक्त कांग्रेस के सांसद वेल में नारेबाजी कर रहे थे
और चेयर पर जगदम्बिका पाल थे। इसलिए राहुल और प्रियंका को जवाब दिया जगदम्बिका पाल ने। पाल ने कहा कि वो तो राहुल गांधी को बोलने की परमिशन देना चाहते थे। उन्होंने राहुल से कहा कि वो अपनी पार्टी के सांसदों को वेल से बाहर बुलाएं, तभी वो बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के कारण नहीं बोल पाए। राहुल गांधी का भी एक आरोप आया कि उनको बोलने नहीं दिया गया। पूरा देश देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि अपने सदस्यों को कहिए कि सदन को व्यवस्थित होने दें, सदन को चलने दें, तो बिल्कुल अवसर देता। लेकिन जब उनके सांसद ही उस बेल में हंगामा कर रहे थे, सदन को बाधित कर रहे थे, तो ये सोची समझी रणनीति थी। आज मानसून सत्र का पहला दिन था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही है, उसमें कोई विषय आएगा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा सरकार हर विषय विपक्ष के द्वारा उठाए गए तो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चल। हंगामा राज्यसभा में भी हुआ। हंगामे के बाद चेयरमैन ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की परमिशन दी। खड़गे ने कहा कि सारा कामकाज रोककर पहलगाम हमले पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये खुफिया एजेंसीज की नाकामी का मुद्दा है। 3 महीने बाद भी हमला करने वाले दहशतगर्द पकड़े नहीं गए, इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी दलों ने सरकार को पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेकर देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार सदन को बताए कि सच्चाई क्या है। हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। खड़गे के आरोपों पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई। नड्डा ने कहा कि खड़गे जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार देगी। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की तरफ से भी चर्चा का नोटिस दिया गया है। चेयरमैन वक्त तय करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट में विपक्ष का हंगामा नई बात नहीं है। नई बात है विरोधी दलों के नेताओं की रणनीति। पिछले कई सेशंस में कई बार देखा गया कि विपक्ष के नेता पहले शिकायत करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जब स्पीकर मौका देते हैं तो राहुल गांधी अपनी बात कह देते हैं, खड़गे अपनी बात कह देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हंगामा कर दिया जाता है ताकि सत्ता पक्षी बात सुनाई ही न दे। आज सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि वो डिस्कशन के लिए तैयार है, तो भी विपक्ष के एमपीज शोर मचाते रहे, वेल में खड़े रहे। और जब यह तय हो गया कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में 9 घंटे और लोकसभा में 16 घंटे यानी कुल 25 घंटे की चर्चा होगी, तो विपक्ष ने एक नया इशू खड़ा कर दिया।
अब कांग्रेस ने मांग की है कि चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री दें। यानी रणनीति साफ है, सदन चलने नहीं देंगे, सरकार को बोलने नहीं देंगे, लेकिन जवाब मांगते रहेंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी। पार्लियामेंट बहस के लिए या प्रोटेस्ट के लिए? हमारी संसद में हेल्दी डिस्कशंस क्यों नहीं हो सकते? पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस क्यों नहीं हो सकती? सारे शक दूर होने चाहिए। भारत की पराक्रमी सेना के शौर्य की सबको मिलकर प्रशंसा करनी चाहिए। दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान के खूनी इरादों और चालाकियों के खिलाफ पूरी संसद, पूरा देश, पूरी जनता एकजुट है, एक साथ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अपने आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। गवाहों के बयान भरोसे के काबिल नहीं है। पुलिस ने जिन हथियारों की बरामदगी दिखाई, उनको सीरियल ब्लास्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कोर्ट का यह फैसला हैरान करने वाला है, क्योंकि 19 साल पहले 11 जुलाई 2006 की शाम को 11 मिनट के भीतर मुंबई की अलग अलग लोकल ट्रेन में 7 बम ब्लास्ट हुए थे। इन बम धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी, 827 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने इन सीनियर ब्लास्ट की जांच की। 2015 में मुंबई की स्पेशल टाडा अदालत ने 5 आरोपियों फैसल शेख, कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी और नवीद खान को सजाए मौत सुनाई थी। 7 आरोपियों मोहम्मद साजिद अंसारी, मोहम्मद अली, डॉक्टर तनवीर अंसारी, माजिद शफी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख और जमीर शेख को उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन आज हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने कहा, जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ मामला साबित कर पाने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने जो विस्फोटक हथियार और नक्शे बरामद किए, उनका इन धमाकों से कोई ताल्लुक नहीं है। जजेस ने कहा कि प्रोसिक्यूशन तो यह भी साबित नहीं कर सका कि धमाकों के लिए किस तरह के बम इस्तेमाल किए गए। इसलिए जो सबूत अदालत के सामने रखे गए, उनके आधार पर यह यकीन करना मुश्किल है कि इन्हीं आरोपियों ने बम धमाकों को अंजाम दिया। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पिछले साल जुलाई में शुरू की थी। करीब 6 महीने तक सुनवाई चली, जिसमें जमीयत उलमा हिंद ने आरोपियों की कानूनी मदद की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि सरकार की तरफ से जो गवाह पेश किए गए, उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस हमले के लिए इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन एटीएस ने उस दिशा में जांच नहीं की, बेकसूर लोगों को उठाकर जबरन आरोपी बना दिया। आज जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, तो जमीयत उलमा हिंद ने सभी आरोपियों के बरी होने पर खुशी जताई। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह फैसला जमीयत उलमा हिंद की बड़ी कामयाबी है। 19 साल के बाद सत्य और न्याय की जीत हुई है। इसके बाद जमीयत के मौलाना सिराज खान ने कहा कि कोर्ट ने बेगुनाह लोगों को तो बरी कर दिया, लेकिन न्याय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन पुलिस अफसरों पर एक्शन नहीं होता जिन्होंने गलत जांच करके बेगुनाहों को फंसाया। आज का जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला एक तारीखी फैसला है। हम उस फैसले का खैर मकदम करते हैं और बड़ी खुशी का दिन है कि वो 11 नौजवान जिन्होंने अपनी एक ज़िंदगी का बड़ा अरसा कालकोठरी में गुजारा और परेशानी मुसीबतों के दायरे में गुजारा, हम उनके लिए बड़े ही मुसर्रत का दिन है और हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे कि आप लोग बेगुनाह थे और आप जेल की सलाखों के पीछे थे। आपके घर वालों के लिए वो कितना ख़तरनाक दिन गुजरा होगा, वो आपके घर वाले से बेहतर कोई नहीं जान सकता। समाज के अंदर उनका चलना, उठना, बैठना, हर चीज़ के लिए वो बड़ी कठिनाई का दौर था और अल्लाह पाक ने आज उनको मुसर्रत दी, खुशी का दिन दिया। हमें लगा कि निचली अदालत ने जो फैसला था किसी के दबाव में फ़ैसला दिया, लेकिन हमें अदलिया पर पूरा भरोसा है। हमें ये मालूम था कि जब भी जुडिशल अच्छे तरीके से बैठेगी, ओपन माइंड बैठेगी, तो इसका फैसला अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हम ये सोच रहे हैं कि वो कल्पिट ऑफिसर, वो अफसरान
जो इसके अंदर नाहक इन लोगों की ज़िंदगी के सालें बर्बाद की रही, मैं समझता हूँ शायद 18 साल बर्बाद हुए हैं, उस 18 साल की भरपाई कौन देगा, उनका पुरसाने हाल कौन रहेगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला किसी के गले नहीं उतर रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हाईकोर्ट ने 12 मुस्लिम नौजवानों को बेगुनाह करार दिया, लेकिन सवाल है कि उन 180 परिवारों को न्याय कब मिलेगा जिनके परिवार वाले सीरियल ब्लास्ट का शिकार हुए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, हाईकोर्ट का यह फैसला हैरान करने वाला है। 2006 के धमाकों से हुई तबाही उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, उस दर्द को महसूस किया था, इसलिए आरोपियों का अदालत से छूट जाना धमाके के पीड़ितों के लिए बहुत तकलीफदेह है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं उस वर्डिक्ट को एक मुंबईकर होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2006 में मैं स्वयं मुंबई का एक सांसद था और मैंने स्वयं जाके देखा कि उस टेररिस्ट अटैक में क्या क्या हुआ, कितने परिवारों को उस टेररिस्ट अटैक ने पूरी तरह से शैटर किया। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द देश के सबसे अच्छे वकीलों को इस मैटर में शामिल करना चाहिए और जल्द से जल्द इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट का उन्हें अपील करना चाहिए। 2006 में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, लेकिन आज जैसे हाईकोर्ट का फैसला है तो कांग्रेस के नेताओं ने भी जांच एजेंसीज पर, सरकार के वकीलों पर सवाल उठाए। मुंबई से कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, सरकार के वकील हाईकोर्ट में पूरी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाए, सबूत नहीं दिखा पाए। हाईकोर्ट ने इसीलिए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया है, मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से जिस तरह से इस केस को प्रेजेंट करना चाहिए था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिस तरह से उन्होंने रखना चाहिए था उस तरह से रखा नहीं गया। बिल्कुल हम कायदा पे, जो कानून है उस पर पूरा यकीन करते हैं, न्याय व्यवस्था के पे पूरी तरह से हम यकीन करके उनका हम आदर करते हैं। मैं अपेक्षा करूंगी कि राज्य सरकार जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाए और अच्छी तरह से पूरे जितने भी दाखले हैं उस दाखलों के साथ, पूरे पुरावे के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, और जिस तरह से पीपी का चयन होगा वो भी सोच समझ के करके जो है वो राज्य सरकार इस केस को प्रेजेंट करे। हम सब मुंबईकर, महाराष्ट्र का चाहते हैं कि जिन्होंने इस गुनाह में सहभागी था, जो लोग इसमें शामिल थे, उन सबको सजा हो और जो है ये केस जो है हमको न्याय दिला सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। फडणवीस ने कहा, उनकी सरकार हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। ये तो फैक्ट है कि 2006 में मुंबई की लोकल में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। यह भी एक दर्दनाक सच है कि इस हादसे में 189 बेकसूर लोगों की मौत हुई थी, 800 से ज्यादा निर्दोष घायल हुए थे। ये भयानक मंजर कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दुख की बात यह कि 19 साल बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं है, ये ब्लास्ट किसने किए, सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जिन 12 लोगों को आज हाईकोर्ट ने बरी किया, अगर ये बेकसूर हैं तो उन्हें 18 साल तक जेल में क्यों रखा गया। ये वाकई में हमारी जांच एजेंसीज की बहुत बड़ी नाकामी है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच जिस तरह का कॉन्ट्रास्ट है वो शॉकिंग है। लोअर कोर्ट ने गवाहों के बयानों को सही माना, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हीं गवाहों के बयानों को नकार दिया। जांच के दौरान एसआईटी ने बरामद किए गए आरडीएक्स को पुख्ता सबूत बताया। लोअर कोर्ट ने भी माना, लेकिन हाई कोर्ट ने आरडीएक्स को सीरियल ब्लास्ट का सबूत मानने से इनकार कर दिया। लोअर कोर्ट ने आरोपियों के इकबालिया बयानों को सही माना, लेकिन हाई कोर्ट को लगता है कि बयान दबाव में लिए गए। सोचने वाली बात यह कि लोअर कोर्ट जिस जांच के आधार पर, जिन गवाहों के बयानों पर यकीन करके, जिन सबूतों को सच मानकर सीरियल ब्लास्ट के 12 लोगों को दोषी ठहराता है, हाई कोर्ट 10 साल के बाद उन्हीं गवाहों के बयान, उन्हीं सबूतों को रद्दी टोकरी में फेंककर सभी आरोपियों को बरी कर देती है। अब जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को देश क्या जवाब देगा।
अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर कई साल लगेंगे। ये शर्म की बात है कि बम फटे, 189 लोग मारे गए, लेकिन आज तक ये नहीं पता कि गुनहगार है कौन। अब बात करते हैं बंगाल की। आज ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता में बड़ी रैली की। इस रैली में ममता ने चुनाव आयोग को धमकाया, बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी। असल में 1993 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार के वक्त पुलिस की गोली से कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। 1993 के बाद से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं, कोलकाता में बड़ी रैली करती हैं। आज भी रैली हुई। इसी पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी बंगाल में गड़बड़ी की साजिश कर रही है, इससे सावधान रहना है। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग भी सुन ले, अगर इलेक्शन कमीशन ने बिहार की तरह बंगाल में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया, लोगों के नाम डिलीट किए, तो वो तूफान खड़ा कर देंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों की भलाई की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, मोदी बंगाल आते तो हैं, विकास की नदी बहाने की बातें तो करते हैं, लेकिन केंद्र में 11 साल से सरकार होने पर भी मोदी ने जनता की भलाई का कोई काम नहीं किया, न रोजगार दिया, न ब्लैक मनी विदेशों से वापस लाए। बोलते परिवर्तन आने से उन्नयन कर देगा। बोलून आप तो दिल्ली में हैं 11 साल, क्या उन्नयन किया? 2 करोड़ लोग के नौकरी देने के वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख करके बैंक लोन देने कहा था, बैंक मनी वोट लिया था झूठा कह के, क्या दिया? ब्लैक मनी वापस ले आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं कर पाया। और अभी कहते हैं बंगाल में आप डेवलपमेंट करेंगे। आप 100 दिन का काम बंद कर दिया, बांग्ला बाड़ी बंद कर दिया, ग्रामीण रोड बंद कर दिया, लोगों को जेल में डाल रहा है, लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल रहा है। क्या बांग्ला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? आपका दिक्कत है? हम तो सोचता है बांग्ला भाषा में बात करने से आप डर जाता है। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। ममता की इस चेतावनी पर बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवाइज करने का पूरा अधिकार है। ममता को पता है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या वोटर बन गए हैं। ये ममता का वोट बैंक है, इसीलिए ममता परेशान है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अपनी सरकार के करप्शन के कारनामे उजागर होने से ममता बौखला गई हैं, इसीलिए अनाप शनाप बोल रही हैं। चोर जेल डाल रहा है, ममता चोर, उनकी भतीजा चोर, पूरा फैमिली चोर, और जेल जाने के लिए डर में ये सब बोल रहा है। चोर कोई जेल में डाल रहा है। देश के संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन जो करेगा वही होगा। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रहेगी। हालांकि आज ममता बनर्जी ने अपनी रैली में बांग्ला प्राइड का कार्ड खेलने की कोशिश की। ममता ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में बंगाली भाषा के दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है, हर जगह बंगला बोलने वाले को टारगेट किया जा रहा है। ममता ने कहा कि बांग्ला को दबाने की कोशिश वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। আমরা सब भाषा के सम्मान करी, हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतरास क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बांग्ला आजादी का लड़ाई में लड़े थे, बांग्ला नवजागरण किए थे, बांग्ला जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसी के लिए मने रखबेन, बांग्लाए माटी दूर जोए घाटी,
बांग्लार माटी दुर्जय घाटी। लेकिन शहीद दिवस पर ममता बनर्जी के प्रोग्राम को बीजेपी ने सियासी तमाशा करार दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने एक तरफ ममता शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात कहती हैं, इसका जिक्र किया, तो दूसरी तरफ उन्हीं शहीदों पर गोली चलवाने वाले ऑफिसर्स को अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब ममता कितना भी नाटक कर लें, अगले साल बंगाल से उनकी विदाई तय हो चुकी है। शहीद दिवस के नाम पे ममता बनर्जी हर साल वहाँ पे एक सालाना जश्न करती है, और शहीद दिवस उस दिन ही ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का पूरी तरीके से पंक्चर हो गया था शहीद दिवस की हवा का, जिस दिन ममता बनर्जी ने इसी 21 जुलाई में जिस अफसर ने, मनीष गुप्ता ने, जिसने गोली चलाने की ऑर्डर दी थी, जो वो अफसर था, उसको ही लाके अपनी पार्टी से इलेक्शन में खड़ा किया, वो भी बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ। तो जिसने गोली चलाने की ऑर्डर दी, आप उसको ही लाके अपनी पार्टी से टिकट दिलवाते हो और फिर शहीद दिवस पालन करते हो, और वो भी अपनी हंसती हुई तस्वीरों के द्वारा। ममता बनर्जी तो उस दिन शहीद नहीं हुई, शहीद तो जो लोग हुए थे उनके फोटो डालने चाहिए ना। ममता बनर्जी की फोटो से पूरे बंगाल भरा हुआ है, शहीद दिवस चलो धर्मतला चलो लिखा हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी हंस रही है। कैसा शहीद दिवस है मुझे तो पता नहीं। यह समझना मुश्किल है कि कोई चीफ मिनिस्टर वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सवाल कैसे उठा सकता है। क्या जो वोटर लिस्ट है हमेशा वही चलती रहे? क्या ये जानने की कोशिश न की जाए कि लिस्ट में कितने फर्जी वोटर हैं? और ये काम अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिहार में 1 मिनट के लिए माना जा सकता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ये एक्सरसाइज क्यों की गई, पर बंगाल में तो पर्याप्त समय है। या वोटर लिस्ट की चेकिंग क्यों नहीं हो सकती? जिनके नाम काटे जाएं, अगर उनको कुछ गलत लगे तो उनके पास ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए काफी टाइम होगा, वो फ्रेश सबूत दे सकते हैं। इसीलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असली बात है कि ममता बनर्जी का एक जमा जमाया वोट बैंक है, वो उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहती। तो क्या इलेक्शन कमीशन अब ममता बनर्जी की मर्जी के मुताबिक चले? आज बिहार विधानसभा का मॉनसून सेशन भी शुरू हो गया। चुनाव से पहले यह विधानसभा का आखिरी सेशन है और यह सत्र सिर्फ 5 दिन चलेगा। इसीलिए विपक्ष आज सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके आया था। लॉ एंड ऑर्डर, वोटर लिस्ट का रिवीजन, नीतीश कुमार की निष्क्रियता को आरजेडी और कांग्रेस ने इशू बनाया। हालांकि विपक्ष ने थोड़ा बहुत शोर मचाया, लेकिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। इसलिए सदन से बाहर आकर तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर के बहाने गरीबों, पिछड़ों और दलितों का वोट छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। अगर स्पीकर ने इसकी परमिशन नहीं दी तो वो सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और पार्लियामेंट में भी लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग, और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी। नोट करने वाली बात यह रही कि जब विपक्ष के नेता सदन में लॉ एंड ऑर्डर और वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हंगामा कर रहे थे, उसी वक्त नीतीश कुमार सदन से उठकर बाहर चले गए। इससे विपक्ष के नेता नाराज हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा तो वो अपने बेटे निशांत को ही कुर्सी दे दें। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, अरे प्रेम हटाओ नहीं, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना, मैडम इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दें,
वो अपने बेटा के बना लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, अपने बेटा को बना समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की बात की तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तक तो सिर्फ लालू राबड़ी पर परिवारवाद का आरोप लगता है। राबड़ी चाहती हैं कि यही इल्जाम नीतीश पर लगे, इसीलिए वो निशांत को राजनीति में लाने की बात कह रही हैं। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए, वो इसलिए कह रही हैं ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए, उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे को राजनीति में ले आए ताकि परिवारवाद का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। एक और साइड लाइट यह है कि आज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, उन पर सबकी नजरें थी क्योंकि तेज प्रताप को लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से इसकी जानकारी फॉर्मली विधानसभा स्पीकर को नहीं दी गई है। तो असेंबली में तेज प्रताप की सीट तेजस्वी के बगल में अलॉट की गई है, इसलिए आज सब देख रहे थे तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या वो तेज प्रताप को अपने बगल की सीट पर बैठने देंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव देर से विधानसभा पहुंचे, तब तक सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी, तो इसलिए वो कहां बैठेंगे ये तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आज तेज प्रताप के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से आरजेडी का झंडा हटा दिया है। उन्होंने कहा अब उनका अपना झंडा है, वही चलेगा। फिर उनसे पूछा गया इस बार किसकी सरकार बनेगी। अब तक इस सवाल पर तेज प्रताप तुरंत तेजस्वी का नाम लेते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। आज उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। कहां से चुनाव लड़िएगा? चुनाव कहां से लड़िएगा? चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहां से चुनाव लड़ा जाएगा, बताया जाएगा। चर्चा है महुआ से, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से चर्चा करिए रहा है। कुछ लोग बख्तियारपुर से कर रहा है, कुछ लोग मोहद्दीनगर से कर रहा है, तो सब जगह से लोग चर्चा करता रहता है। तो क्या महुआ से लड़ेंगे कि बख्तियारपुर से? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ ने इस्तीफा दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यह बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास में, क्या जानकारी दे सकते हैं? और राष्ट्रपति को जो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया है और उसमें बाकी सारी चीजें, भारत की ग्लोरी किस प्रकार से बढ़ी है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि आज भी वो हाउस में थे, राज्यसभा की कार्रवाई में थे, लगातार सदन की कार्रवाई में एक्टिवली पिछले सेशन में भी पार्टिसिपेट करते रहे थे। हालांकि उनकी कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे पॉलिटिकल कॉरिडोर में, लेकिन घोषित तौर पे अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और इससे पहले अगर पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें उनको लेकर समय समय पे सवाल उठते रहे थे अपोजिशन के द्वारा। तो घोषित तौर पर सार्वजनिक तौर पर दिखता था कि अपोजिशन के लोगों को क्या ऐतराज रहता था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें लगा सुनने में आ रही थी। लेकिन इस्तीफे को लेके आज दिन में भी पार्लियामेंट में ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई चर्चा नहीं, और एकदम से शॉकिंग न्यूज जिसे कहते हैं उस रूप में पॉलिटिकल कॉरिडोर में टॉप लेवल पे भी इसे लिया जा रहा है जब धनखड़ ने इस्तीफा अपना दे दिया है। देवेंद्र, दो तीन चीजें हैं इनके बारे में। एक तो पिछले कई दिन से धनखड़ साहब जुडिशरी के खिलाफ एक तरह से अभियान छेड़े हुए थे और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे थे, एकदम ऑफेंसिव थे। क्या ये एक वजह हो सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं रजा जी। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी उनकी कार्यशैली को लेके बड़े लेवल पे सवाल खड़े होते थे और ये लगता था कि उपराष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे जुडिशरी से ही इस प्रकार का बयानबाजी देना। उससे पहले जान हुआ कि भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके कृषि को लेकर उस तरह के सवाल खड़े करना,
इसके अलावा उन्हें किस प्रकार के सिक्योरिटीज चाहिए, इसको लेके एक सनातनी खबरें काफी ज्यादा पॉलिटिकल कॉरिडोर में चलती रही थी। पार्लियामेंट में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार का अपना वो सिक्योरिटी, गाड़ियों का अप्लाई, ये सब चीजें चाहते हैं। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही थी और कई बार जिस तरह के वो बयान देते थे, जितना खुल कर देते थे, उस बात पर न सिर्फ अपोजिशन तो घोषित तौर पर उनकी आलोचना करता था, सत्ता पक्ष में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उससे अनकंफर्टेबल होते थे, असहज होते थे और हैरान होते थे कि ऐसा कैसे कि उपराष्ट्रपति इस तरह की चीजें कह रहे हैं, बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, एक बार नहीं हमेशा बोल रहे हैं। सोर्सेस के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती थी उसके हिसाब से टॉप लेवल पे इन सारी चीजों को लेकर एक डिस्कम्फर्ट था। संभव है कि इस डिस्कम्फर्ट के बाद जब उनको कम्युनिकेट किया गया हो, उनको अपने कार्यशैली में कोई बदलाव मंजूर ना हो, जिसके चलते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया हो। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें कही जरूर जाती थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं, बड़ा पद समझा जा सकता है, देश के राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा संवैधानिक पद, तो उस लिहाज से बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर नहीं आती थी, लेकिन उनके काम करने के तरीके को लेकर तो बहुत ज्यादा एतराज था ही। तो जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई दिन से मैं भी ये सुन रहा था कि जगदीप धनखड़ नाराज हैं, उनसे सरकार में जो शीर्ष पर लोग बैठे हैं वो नाराज हैं, और दोनों के बीच में मीडिएशन की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जगदीप धनखड़ अपनी कुछ बातों पर अड़े हुए थे, वो बिल्कुल रिलेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया, जो विरोधी दल हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो भी जगदीप धनखड़ से बहुत नाराज थे। जिस तरह से वो राज्यसभा को चला रहे थे उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें थी, और सरकारी पक्ष में बैठे लोग शायद नहीं चाहते थे कि इतना बुरी तरह से विपक्ष को डील किया जाए। लेकिन धनखड़ साहब का अपना काम करने का तरीका है, और वो राज्यसभा में बहुत बोलते थे, अपनी बातें बहुत ज़्यादा कहते थे, और विपक्ष के कई बार हमने देखा है कि किस तरह से उनकी नोकझोंक होती थी विपक्ष के लोगों से, और विपक्ष के लोग ये सारी बातें जाके जाहिर है सरकार में भी करते थे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है मिल करके एक ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उनका शायद इस पद पर रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हाँ बिल्कुल अजय जी, इसमें कोई दोहरा नहीं। और अक्सर अपने बयानों को लेके वो बहुत ज्यादा विवाद में रहते थे, अपने कार्यशैली को लेके बहुत ज्यादा विवाद में रहते थे, और कई बार जैसे पार्लियामेंट को लेके अपने ऑफिसर के साथ जो उनकी मीटिंग होती थी, उन मीटिंग में भी वो जिस तरीके से रिएक्ट करते थे या जिस तरीके की बातें कहते थे, टॉप लेवल पे उन सारी चीजों को ठीक तरीके से नहीं लिया जा रहा था, और ये चीजें लगातार हो रही थी। अपोजिशन के साथ तो ऑलरेडी उनका जिस तरह से डील करने का रवैया था, वो सत्ता पक्ष को भी ये बात समझ में आती थी कि पार्लियामेंट के टकराव के लिहाज से नहीं होता अपोजिशन के साथ, बल्कि कई बार सामंजस्य रखना होता है ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलाया जा सके। अगर चेयर पे बैठे व्यक्ति के साथ इतना ज्यादा गतिरोध हो रहा है तो उसमें समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत मुसीबत वाली बात होती थी कि कैसे इस तरीके को एक सामंजस्य बनाने की कोशिश किया जाए। तो एक पूरा बिल्डअप हो रहा था जगदीप धनखड़ की कार्यशैली को लेकर, बहुत सारे इश्यूज। दूसरी तरफ वो शायद अपने काम करने के तरीके में किसी बदलाव को लेकर बहुत तैयार नहीं थे, जैसे सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार की गाड़ियों की उन्होंने डिमांड की, और जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली सरकार के द्वारा मना किया गया, और उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट का एक रिएक्शन भी आया था। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे एक बिल्डअप हो रही थी, और ये समझ में आ रहा था कि न जाने इस तरीके से कितना लंबा चलेगा। अचानक से इस प्रकार से इस्तीफा होगा, आज दिन में भी पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई सुगबुगाहट तक नहीं थी, क्योंकि अगर आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू है तो इस्तीफा देना था। अगर पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले भी दे देते तो भी बात समझ में आती। पार्लियामेंट का सेशन पहले दिन उन्होंने अटेंड किया, सारा दिन रहे, उसके बाद इस्तीफा दिया। और एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरी जानकारी है, वाकई में स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था। कुछ दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। अब लगातार उनकी फिजियोथेरेपी होती है, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये बात भी सही है। जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, इसमें ऐसी भी कोई गलत बात नहीं है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हाँ, और लेटर में तो रजत जी इस तरह से उन्होंने एकदम आमतौर पर जिस प्रकार के वो बयान देते रहे जिससे विवाद भी हो जाता था, लेटर में इस्तीफे के लिए जो लेटर लिखा गया उसमें ऐसी एक भी लाइन नहीं लिखी गई है, बल्कि बहुत ही उपराष्ट्रपति के पद की जो गरिमा होती है और उस गरिमामय पद पर अगर इस्तीफे के लिए जैसा लेटर होना चाहिए था उसी तरीके का लेटर राष्ट्रपति को भेज के उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि इसके बाद आगे क्या क्या वो अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं जैसा कि पहले करते रहे हैं, या सिर्फ स्वास्थ्य का ही हवाला देके इस मामले का यहीं पटाक्षेप करना चाहेंगे, इस पर जरूर नजर टिके रहेंगे। इससे पहले जब वो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, वहां भी बंगाल की सरकार के साथ बहुत सारी सनातनी की खबरें लगातार चलते रहती थी, आए दिन विवाद होते रहते थे।
और उस कंडीशन में वो जो टकराहट वाली बात थी, खासतौर पे टीएमसी के सांसदों के साथ तो राज्यसभा में अक्सर देखने को मिलता था। ऐसा लगता था कि वो जो कैरी फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, वो इमोशन यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होके आ गया था। तो अलग अलग मौके पे बहुत सारे विवाद होते रहे। जाट को लेके एक बार हुआ, राहुल गांधी और टीएमसी के कुछ सांसदों ने जिस प्रकार से जब उनकी मिमिक्री की, तो वो सारी चीजें लगातार विवाद खड़ी करते रही हैं। और पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा सेशन नहीं होगा जब राज्यसभा को चेयरमैन बने उपराष्ट्रपति के पदेन के तौर पर, तो कोई भी सेशन ऐसा न रहा हो जब उनको लेके कोई विवाद ना हो या किसी सांसद के साथ उनकी तीखी झड़प ना हो। जया बच्चन के साथ बहुत सारी चीजें रही। तो कुल मिलाकर अलग अलग समय पे विवाद होते रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। निश्चित तौर पर क्योंकि रिकॉर्ड पे वही चीजें, वही बात को कह भी रहे हैं, तो मानना यही चाहिए कि इस्तीफे की मूल वजह वही रही होगी। रजत जी, देखिए, दो चीजें। एक तो अगर सिर्फ स्वास्थ्य कारण होता तो ये इस्तीफा आज से एक दिन पहले आना चाहिए था। कोई एक दिन में तो स्वास्थ्य उनका बिगड़ा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक था, परेशानियां थी, लेकिन वो ठीक भी हो गए थे। आज जिस तरह से वो पार्लियामेंट में आए, आज पहले दिन काम करने के बाद इस्तीफा देना, ये तरह तरह के सवाल पैदा करता है। और जो आपने कहा कि हर दिन किसी न किसी बात पर विरोधी दलों से तकरार होती थी, नोकझोंक होती थी, और मेरी जानकारी है कि सरकार के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि ये इंप्रेशन विरोधी दलों को लगता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, सरकार के कहने से कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज का जो ब्लेम है वो सरकारी पक्ष पर आता था। और ये तो सब जानते हैं कि बड़े इंडिपेंडेंट माइंड के हैं, संविधान के जानकार हैं, बड़े वकील रहे हैं, कानून को जानते हैं, राजनीति को जानते हैं, और उनका स्वभाव है वो अपनी बात बड़े सख्त तरीके से कहते हैं। जी हाँ रजत जी, इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन हकीकत ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों ने कई बार इस बात को लेकर बहुत डिस्कम्फर्ट दिखाया था कि ये बहुत नुकसान करते हैं और चीजों को जिस तरीके से चलाते हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। जिस तरह की बयानबाजियां करते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। और ये समझ में आता है कि शायद कहीं ना कहीं एक थिंकिंग नजर आती थी कि ये अफसोस इन लोगों को हो रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो चयन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत हो गया। तो इस तरह का इमोशन नजर आता था बातचीत में। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि चिट्ठी में क्योंकि उन्होंने लिखा है तो जाहिर तौर पर रिकॉर्ड पे वही है, वही मानना होगा। लेकिन सदन की कार्यवाही में चेयर पे वो जितना बैठते थे और जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, जबकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहता है कि उनकी जगह पे बाकी जो दूसरे नॉमिनेटेड लोग हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्यवाही में हमेशा से भाग लेते रहे हैं, चेयर पे मैक्सिमम टाइम बैठते थे, बहुत एक्टिव। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो सदन की कार्रवाई में भी बहुत एक्टिव रहते थे। और स्वास्थ्य तो खराब था, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता था उनकी चीज़ों में। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, जिस तरह की बातें वो जुडिशरी को लेकर कर रहे थे, जिस तरह के सवाल वो जुडिशरी पर लगातार उठा रहे थे, उसके बाद ज़रूर कहीं एक डिस्कम्फर्ट था सरकार के मन में। क्योंकि जुडिशरी में जो लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, उनको ये इंप्रेशन लगा कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, राज्यसभा में चेयरपर्सन है, वो जो कह रहे हैं क्या वो सरकार के इशारे पर तो नहीं कह रहे, उनकी बातों से क्या जुडिशरी को मैसेज कन्वे करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये एक ऐसी चीज थी जो बड़ी मुसीबत सरकार के लिए पैदा कर सकती थी। तरह तरह के अटकलें का दौर इसकी वजह से शुरू हो सकता था। तो शायद ये एक बड़ा कारण रहा होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। जगदीप उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं। आज जो राज्यसभा में आए थे, राज्यसभा कार्रवाई में हिस्सा लिया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर मेरे साथ में हैं और हम दोनों इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। अगर कारण सिर्फ स्वास्थ्य होता तो फिर ये लेटर आज नहीं आता, एक दिन पहले आ सकता था। तो तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और एक जो जिसका जिक्र मैं देवेंद्र कर रहा था, जुडिशरी का। जी हाँ रजा जी, इसमें कोई दौरा नहीं कि जिस तरह से जुडिशरी को लेके भी लगातार वो हेड ऑन कर रहे थे और अपने पब्लिक प्रोग्राम में और जिस तरह की बयानबाजियां दे रहे थे और जितना खुलकर बोल रहे थे, वो चीज भी बहुत अच्छी नहीं जा रही थी। क्योंकि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष में जो खासतौर पे जो शीर्ष स्तर पे
चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, ऐसे लोग की हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर कहीं कुछ सुधार की जरूरत है तो वो कीजिए, लेकिन एक टकराहट जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, और वो स्थिति डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है और उससे बचने की जरूरत होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ के काम करने का जो तरीका था रघुवीर जी, जैसे आमतौर पर आप देखें तो सरकार के जितने भी अंग होंगे, प्रेस रिलीज के मामले में सबसे ज्यादा उपराष्ट्रपति धनखड़ की सक्रियता नजर आती थी। प्रतिदिन के जितने न्यूज इंफॉर्मेशन उनके तरफ से दिए जाते थे, उनके जो मीडिया जो लोग देखते उनके तरफ से दिए जाते थे, उस पर भी हैरानी होती थी कि इतना तो सरकार का कोई मंत्रालय इंफॉर्मेशन नहीं देता जितना उनके तरफ से भेजा जाता था। जाहिर तौर वो लाइमलाइट पर रहना पसंद करते हैं, खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, खुलकर अभिव्यक्त करते हैं, हर चीज में उनका ओपिनियन है और ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये सारी चीजें असहज कर रही थी, और जुडिशरी के साथ भी उस प्रकार की तनातनी, पॉलिटिकल लाइन पर जिस तरह की बयानबाजी, जब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उन्होंने बोला था, उस समय भी कृषि मंत्री के तौर पर जब उन्होंने बोला था, एक पब्लिक प्रोग्राम में बोला था, तो सरकार के टॉप लेवल पर बहुत ज्यादा हैरानी व्यक्त की गई थी ये किस तरह की बयानबाजी है। तो ये हमेशा ही अलग अलग एक तरह से लगता था कि विवाद का मोर्चा खुल रहे हैं, और उस बात को लेके असहजता थी, इसमें कोई दोहरा नहीं। ये टॉप सोर्सेज से हमें बार बार इस बात की जानकारी मिलती थी कि टॉप लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है काम करने के इस तरीके को लेके। क्या उस डिस्कम्फर्ट की वजह से इनको फाइनली बोला गया, या फिर उनको सुधार करने के लिए कहा गया, फिर उसमें उस बात के लिए वो तैयार नहीं है, उन्होंने ये रवैया अख्तियार किया, ये सिर्फ फिलहाल अभी अटकलें ही इस पर लगाई जा सकती हैं। लेकिन आप देखें तो आज क्योंकि शाम तक मैं वहां पे हाउस में था और किसी कोने से कोई ये सुगबुगाहट ऐसी नहीं आ रही थी कि उपराष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं और इस लेवल पे मामला जा सकता है। देवेंद्र, ये जो बात आपने कही ना कि शीर्ष स्तर पर जो लोग हैं वो नाराज थे, एम्बेरेस थे, परेशान थे, और इनको बार बार कहने के बावजूद वो ठीक नहीं कर रहे थे। आप कह रहे हैं ना क्या हुआ होगा, क्या उनको कन्विक्ट किया गया, ये जो रहस्य है, ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, दर्शकों को बता सकता हूँ। कुछ दिन पहले एक शीर्ष स्तर पर किसी व्यक्ति ने मुझे ये ज़रूर कन्वे किया था कि उपराष्ट्रपति की तरफ से कि वो बहुत परेशान हैं और बहुत नाराज़ हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है, वो अब बहुत सारी बातें कहते हैं, उनकी कोई बात मानी नहीं जाती है। तो ये जो इस्तीफ़ा है ये उनका अपना किया हुआ है, ये नहीं कि किसी ने उनको कहा होगा। जिस तरह के वो बातें कह रहे थे, कर रहे थे, सरकार को एम्बेरस कर रहे थे, जाहिर है एक कम्युनिकेशन तो बंद हो ही गया था। और इसकी शिकायत उन्होंने कुछ लोगों से की थी जिनसे उन्होंने कहा था कि मेरे साथ कोई कम्युनिकेट नहीं करता, मेरे साथ अब कोई बात नहीं करता, मैं जो बातें कहता हूं उसका मुझे जवाब नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये कल्मिनेट किया आज के इस्तीफे में। और कई बार अलग अलग राज्य में जब वो जाते थे तो कुछ जगह के राज्यों से हमें इस बात की जानकारी मिली कि वहां भी जाने के बाद सिर्फ एक उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, बल्कि कई बार वो ऐसी चीजों को लगता था कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स है, और उसमें जैसे एक बार एक जगह गया, वहां पे सत्ता पर बैठे जिस व्यक्ति को दूसरे से कहा कि आप दोनों को तालमेल रखना चाहिए, ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत करनी चाहिए। तो इस तरह का उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जाहिर तौर पे वो असहजता क्रिएट कर रहा था टॉप लेवल पे। और जैसे गाड़ियों का ही जब मामला आया था, हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि उनको एकदम से अलग से गाड़ियां चाहिए थी अपने काफिले में। उस बात के लिए सरकार के द्वारा जब मना किया गया तो नाराजगी दिखाते उन्होंने ये कहा कि जो मौजूदा गाड़ियां हैं मैं सिर्फ उसी से चलूंगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अक्सर सुनने में आती थी, और वो सारी चीजें रही होंगी जिससे जो कंफर्ट अगर तुलना के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ रहता है सत्ता पक्ष का, वो कंफर्ट उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे नजर नहीं आता था, और ज्यादा समस्या वो आती थी खासतौर पे सेशन चलने के दरमियान। और बात उल्टी थी कि ये इंप्रेशन होता था कि ये जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, सरकार के कहने पर कर रहे हैं, तो डबल वहमी थी सरकार के लिए। बिल्कुल, और यही बात कही भी जाती थी कि पब्लिक परसेप्शन तो यही जाएगा कि क्योंकि उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पे ये हमारे नॉमिनी थे, और उस कंडीशन में जो कुछ भी है वहां पे चेयर पे बैठ कर रहे हैं या चेयर से बाहर अगर पब्लिक प्रोग्राम में जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैसेज ये जा रहा हो, परसेप्शन ये जा रहा होगा कि सरकार जो बात खुल के नहीं कह सकती वो कहला दे रही है। जुडिशरी के बारे में भी जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये एक चर्चा चलती थी कि शायद सरकार अपनी बात राष्ट्रपति के मार्फत कहलवा रही है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर था। और ये सारा चीज ऑलरेडी एक बिल्टअप हो रहा था, उस बिल्टअप होने के चलते शायद सत्ता पक्ष के जो टॉप लेवल पे कहा जा सकता है कि जिन लोगों को कम्युनिकेशन रखना चाहिए उनकी स्वाभाविक तौर पर एक दूरी बढ़ गई होगी,
कि अगर इस तरह से ऑटोमेटेड अंदाज में काम करने का तरीका होगा, इतना खुलकर इस तरह से किसी चीज की परवाह किए बनाकर काम करने का तरीका या बोलने का तरीका होगा, तो वहां पर ऑटोमेटिक दूरी हो ही जाती है, और वो दूरी नजर भी आ रही थी। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं बहुत बरसों से जगदीप धनखड़ को जानता हूं। जब वो लोकल लेवल पर राजनीति करते थे तब से बरसों से मैंने देखा है, जब वो वकालत करते थे तब भी वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। और जैसा आपने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने कुछ लोगों को लेकर, अपने आग्रह को लेकर वो बहुत सेंसिटिव हैं और वो नॉर्मली किसी की सुनते नहीं हैं। और शायद यही प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़कर इस स्वरूप में सामने आई। और बिल्कुल रजत जी, और ये उनके काम करने के तरीके में नजर आता था, ये पहले से भी आता था। जैसे बंगाल में भी रहे तो बंगाल में उनके बाद भी गवर्नर रहे हैं, उस तरह की टकराहट वाली चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब ये जितने दिनों बंगाल के गवर्नर थे वो टकराहट नजर आती थी। और शायद इमोशन ड्रिवन ज्यादा थे या ज्यादा हैं काम करने के तरीके के मामले में, जिसके चलते उस तरह का इमोशन जिसमें ये सोचे बिना कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, इसका क्या असर होता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीजों की परवाह किए बगैर जो उनको ठीक लगता होगा उनकी नजर में उसको वो बोलते हैं, उसको वो करते हैं। और ये चीज एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही थी, और ये डिस्कम्फर्ट हर लेवल पे नजर आता था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले, पार्लियामेंट के जैसे अधिकारियों से भी बात करें तो शायद कोई ऐसा मिलता था जो ये कहे कि इनका काम करने का तरीका बहुत शानदार है। वो हैरानी ही ज्यादा जताते हैं। और राज्यसभा सचिवालय के भी कई सारे ऑफिसर जो कि उनके अंडर में काम करते हैं वो भी हैरानी जताते थे। और कई बार तो जो गॉसिप वाली दुनिया जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो गॉसिप वाली दुनिया होती थी, उसमें इन्होंने क्या किया इसको कह करके लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि अरे ऐसा कैसे, और इतना बिंदास कैसे, इस तरह से उपराष्ट्रपति कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चलती थी, और इन सारी चीजों ने शायद उनके काम करने के तरीके के चलते एक दूरी बनाई होगी, और उस दूरी के बाद भी उनको एक निराशा हो रही होगी। जैसे कि आपने बताया कि इस चीज को वो एक्सप्रेस भी कर रहे थे, लेकिन शुरू में जरूर सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की गई थी। बाद में जब वो अपने तरीके में बदलाव नहीं लाया तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक एक दूरी बढ़ती ही गई होगी, जिसका नतीजा ये रहा कि स्वास्थ्य कारण का हवाला देते उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर स्वास्थ्य ही प्रमुख वजह होती तो निश्चित तौर पे उनके काम करने के तरीके में राज्यसभा में नजर आता, जो कभी आया नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो चेयर पर बैठकर अपने काम को करते हैं। अगर लोकसभा की तुलना करें, लोकसभा अध्यक्ष जितनी देर चेयर पे बैठते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन जितनी देर बैठते हैं, उसमें एक बड़ा अंतर नजर आएगा कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर धनखड़ ने बहुत ज्यादा समय चेयर पर बैठकर दिया, और यह तभी संभव था जब स्वास्थ्य उनका साथ दे रहा था या उस काम में वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे। रजत जी, दो बातें जिस पर मैं कमेंट करना चाहता हूं देवेंद्र। एक तो आपने कहा कि स्वास्थ्य की बात, मान भी लें अगर ये स्वास्थ्य के कारण किया तो फिर एक दिन पहले हो सकता था, तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है। दूसरा, आपने बंगाल का जिक्र किया। अब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहने के दौरान जिस तरह से उनका ममता बनर्जी का तकरार होता था, मैं आपको बता सकता हूं कि ममता बनर्जी इस बात पर कन्विंस थी कि ये केंद्र सरकार के कहने पर, बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर उनको परेशान करते हैं, और आखिर तक ममता बनर्जी इस बात पर कन्विंस ही रही। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये इसके लिए कोई जगदीप धनखड़ जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई राज्यपाल महोदय जिम्मेदार हैं। उनको लगता था ये कहने पर हो रहा है, जानबूझकर उनको हैरेस करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, और ये लगातार हम देखते थे। तो ये परिस्थितियां तो पैदा हुई हैं, और ये एम्बेरसमेंट का काम उस जमाने से शुरू हो गया था। Constitutionally structured, understand my word. उपराष्ट्रपति ने अपने 8 पैराग्राफ के जो रेजिग्नेशन लेटर है, जो इस्तीफा है, उसमें अपनी वजह सेहत को बताया। मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ लेटर की, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा उन्होंने अपने काम में सहयोग के लिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों को शुक्रिया अदा किया है। सदन चलाने में सहयोग के लिए जगदीप धनखड़ ने सांसदों के सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद कहा है। अपने इस्तीफे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे। उन्होंने लिखा कि भारत के लोकतंत्र के सफर में भाग लेना अपने आप में अनूठा अनुभव है। धनखड़ ने कहा कि भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर उन्हें गर्व है। अपने इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने कहा वो मेडिकल एडवाइस पर पद छोड़ने का फैसला ले रहे हैं।
इस पद पर रहने के दौरान लोगों ने जिस गर्मजोशी से उनको सहयोग दिया वो यादगार है। उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे में लिखा है, अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। यह अनुभव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जगदीप धनखड़ को इसी साल मार्च महीने में सीने में दर्द और अनइजीनेस की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। इसकी वजह से वो कई दिन तक बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सके थे। तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और इस बात की पूरी संभावना है, हमें उपराष्ट्रपति की बात का भरोसा करना चाहिए कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जगदीप धनखड़ जाने माने वकील हैं, ये संविधान के बहुत बड़े जानकार हैं और उपराष्ट्रपति बने उससे पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे। जब राज्यपाल थे तो जिसका जिक्र मैं और देवेंद्र कर रहे थे, हमेशा ममता बनर्जी के साथ इनकी तकरार रहती थी। और जब उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा के चेयरमैन बने तो चेयरमैन के तौर पर राज्यसभा में सांसदों के साथ जगदीप धनखड़ की तकरार हर रोज देखने को मिलती थी। बहुत सारे सांसद ये कहते थे कि उपराष्ट्रपति महोदय खुद इतना ज़्यादा बोलते हैं, चेयरमैन की कुर्सी पर हैं, वो बहुत लंबी लंबी बातें कहते हैं और सदस्यों को बोलने का समय नहीं देते। कभी कभी सदस्यों को कुछ ऐसी बात कह देते थे जिससे वो अपमानित महसूस करते थे, लेकिन चूंकि वो वकील थे, उम्रदराज थे, इसलिए सब उनकी रेस्पेक्ट करते थे, चेयरमैन की पोजीशन पर थे। लेकिन तो भी प्राइवेटली बहुत सारे एमपीज, बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर हमेशा से जगदीप धनखड़ की शिकायत करते थे, तकरार रहता था। और जैसा देवेंद्र और मैं डिस्कस कर रहे थे, ये सारी बातों का खामियाजा सरकारी पक्ष में बैठे लोगों को भुगतना पड़ता था। उन्हें लगता था कि ये सब जो धनखड़ साहब कर रहे हैं ये सरकार के कहने से कर रहे हैं, उनके इशारे पर कर रहे हैं। कम लोग हैं वो जो ये जानते हैं कि जगदीप धनखड़ कानून के बड़े जानकार हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनकी खुददारी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और चूंकि वो कानून को जानते हैं, नियम को समझते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों पर उनके जो विचार थे, चाहे वो सरकार के साथ सहमत नहीं रहे होंगे, लेकिन वो विचारों को व्यक्त करने में कोताही नहीं बरतते थे, इंतज़ार नहीं करते थे। वो अपनी बातों को खुलकर कहते हैं, ये उनका स्वभाव है और आज से नहीं, हमेशा से उनका ये स्वभाव है। वो बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए अपनी बात कहते हैं और शायद यही उनकी परेशानी का सबब बन गई। जब वो अस्वस्थ रहे थे, जब वो एम्स में थे, उसकी वजह से कई दिन तक वो आपको ध्यान होगा कि बजट में सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सके थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़, जैसे मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे और बड़े वकील थे, सफल वकील थे और राजनीति में वो कई भूमिकाओं में सक्रिय रहे। वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं और चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री भी थे। केंद्र की राजनीति में आने से पहले जगदीप धनखड़ राजस्थान की राजनीति में बहुत एक्टिव थे और 1993 से 1998 तक मुझे याद है वो किशनगढ़ की सीट से एमएलए रहे थे। तो बड़ा लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। देवेंद्र पाराशर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, कुछ और अपडेट आप दे सकते हैं इस मामले में? मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे एमएलए थे, फिर वो चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे, तो लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, इसलिए वो उन्होंने जो कुछ किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने हिसाब से जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से करते हैं, उसके हिसाब से उनको उचित लगा होगा कि इस तरह से इस्तीफा देना। हालांकि हाल के वर्षों में देखें तो बहुत बार उनसे पहले भी, ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति के तौर पे उनके काम करने के तरीके पे जो सवाल खड़े हो रहे थे उसके पहले के उपराष्ट्रपति के पे नहीं खड़े हुए होंगे, लेकिन इस बार एक्सट्रीम थोड़ा नज़र आता था। हालांकि हामिद अंसारी भी जब उपराष्ट्रपति थे तो बहुत सारी चीज़ें और ख़ासतौर पर उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी, बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। लेकिन जगदीप धनखड़ ने निश्चित तौर पे बहुत सारे विवादों को जन्म दिया। स्वास्थ्य एक वजह है और क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे, इसमें कोई कारण नहीं कि हाँ उस बात को हम लोग खारिज करें, लेकिन उन स्वास्थ्य के वजह के पीछे बहुत सारे विवाद भी रहे हैं
जो कि शायद उन सारी वजहों ने उनको एक प्रोपेल्ड किया हो। जैसे राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे उनके पैनल में रजत जी कम से कम 8 और लोग हैं जो कि उनकी अनुपस्थिति में या जब वो आराम करना चाहें तो वो सदन की कार्यवाही चला सकते हैं। फिर भी जैसा कि पहले मैं कह रहा था कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अगर तुलना किया जाए तो हाउस में बैठने की जो प्रतिशतता होगी धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे उनकी ज़्यादा होगी। वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और इतना माइन्यूट अपने काम को लेके वो नज़र रखते थे। रजत जी की सोर्सेज का ये कहना होता था कि अगर राज्यसभा के हाउस में कोई मेंबर अगर बोल रहा है तो स्क्रीन पे यानी कि टेलीविज़न स्क्रीन पे सिर्फ उसी मेंबर की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, 2 विंडो होनी चाहिए। विंडो मतलब हाफ स्क्रीन में उपराष्ट्रपति दिखे, हाफ स्क्रीन में वो मेंबर दिखे जो कि बोल रहा हो। तो इस तरह की इतनी माइन्यूट चीज़ों पे वो नज़र रखते थे अपने काम करने के तरीके को लेके, और राज्यसभा के सचिवालय को बहुत एक्टिवली वो चला रहे थे। तो पिछले कई सेशन के दरमियान ऐसा कहीं नज़र नहीं आया कि इन सारी चीज़ों को लेकर उनके अंदर उत्साह की कोई कमी हो या अपने काम करने के तरीके को लेकर उनके अंदर कोई ढीलापन आ रहा हो। वो काम जिस तरीके से करते हैं उस पर विवाद हो सकता था, लेकिन उस काम में वो फुल्ली इन्वॉल्व रहते थे। ये मैसेज लगातार उनके काम करने के तरीके से नज़र आता था। और अब ऐसे में अचानक से करना, बहुत सारे सांसदों के मैसेज रजत जी हैं जो कि वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो गया अचानक इस तरह से कैसे, जबकि हर सांसद इस बात को जानता था कि उनके काम करने के तरीके में बहुत सारे विवाद है। हर सांसद का अपना एक ओपिनियन होता था और अधिकांश ओपिनियन रजत जी ऐसे थे जो कि वो निगेटिव में ही बोलते थे या हैरानी में बोलते थे कि ऐसा कैसे, इस तरह से कैसे, वो चाहे सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष को हो। लेकिन वो परिणति इस रूप में होगी कि अगर अचानक से इस्तीफा देंगे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, ये एक शॉक के तौर पर अभी भी देखा जा रहा है। रजत जी नहीं, ये देखिए उन्होंने ये किसी भी पद पर जो व्यक्ति रहता है अगर वो डिग्निफाइड तरीके से इस्तीफा देना चाहता है तो फिर वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे। ये उन्होंने अच्छा किया, इस तरह की बात की। वो कोई जो विवादों की बातें या उनके मन में जो कोई बात है उसको कोई लिख करके नहीं दिया, ये उनकी डिग्निटी है। आप जो कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों ने अभी हमारे इस डिस्कशन को ज्वाइन किया होगा कि आप कहते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर कुछ समस्याएं थी उनके दिल में। जी हाँ, बिल्कुल जी। गाड़ियों को लेके उनको था कि जैसे उनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चलता है, जिस तरह की गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल करना चाहते थे, तो उसमें एक बड़ा फ़र्क था। उन्होंने बाकायदा सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की गाड़ियाँ चाहिए उनके अपने फ्लीट में, और उस तरह की गाड़ियों को लेकर मनाही हुई कि वो गाड़ियाँ नहीं दी जा सकती, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा खफा हुए थे। फिर उसके बाद जो विकल्प दिया गया था उन्होंने उन सारे विकल्पों को मना किया और ये कहा कि जो इनोवा गाड़ी से वो चलते हैं उसी से चलते रहेंगे। तो अपने काम करने के तरीके को लेके, अपनी डिमांड को लेके, अपने विज़न को लेके, किस चीज़ पे उनका क्या स्टैंड है, इसको लेके वो बहुत ज़्यादा मुखर रहते थे और उसका रिएक्शन भी नज़र आता था। जैसे कई बार वो ये कहते थे कि जो अधिकारी ही हमें बताते हैं कि संसद टीवी उपराष्ट्रपति के लिए है, संसद टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा उपराष्ट्रपति का ही कार्यक्रम चलना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे उनके ओपिनियन या उनका स्टैंड ऐसा होता था जो कि पार्लियामेंट के कॉरिडोर में उसे हैरानी के तौर पर देखा जाता था कि इतना ज़्यादा मुखर उपराष्ट्रपति ऐसे कैसे, और इतना ज़्यादा स्टैंड लेने वाले उपराष्ट्रपति ऐसे कैसे। और अभी के अगर सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो वहाँ तक सब कुछ एकदम से कैलकुलेटेड होता है, और अगर कोई पॉलिटिकल लाइन भी लेनी होती है तो बहुत मर्यादित तरीके से लेने की ज़रूरत होती है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को देखें तो वो भरसक ये कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को उसी तरीके से हैंडल करें जिस तरह से सत्ता पक्ष करें, और जिसकी वजह ये है कि उनके अपने चैम्बर में रजत जी हैरानी होगी इस बात को जानकर कि प्रतिदिन सत्ता पक्ष के जितने सांसद जाते हैं उनसे मिलने के लिए, शिष्टाचार मुलाकात के लिए, उससे तनिक भी कम अपोजिशन वाले सांसद नहीं होते। और वो चीज़ दिखाता है कि हाउस को चलाने के लिए जिस प्रकार से एक सामंजस्य की ज़रूरत होती है, चेयर से वो सामंजस्य का मैसेज मिलता है कि हाँ थोड़े बहुत कुछ कई मौके ऐसे आए जब उसको लेकर आरोप लगता होगा। आज भी एक आरोप लगाया गया, राहुल गांधी द्वारा ही लगाया गया, बट वो ऐसा लगता था कि वो सिर्फ कहने की बात होती थी। अपोजिशन के सांसदों द्वारा इतना दुराव हो जाए लोकसभा में वो नजर नहीं आता था जो कि राज्यसभा में नजर आता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को देवेंद्र ने चिट्ठी लिखी थी, फिर मिलने के लिए कहा था तो खड़गे साहब ने चिट्ठी लिख के मिलने से इनकार कर दिया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। और हाउस में भी अगर देखें तो चेयर से मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ के साथ जिस प्रकार से तीखी बहस उनकी होती थी, दोनों के बीच होती थी, वो भी बहुत एक तरह से कहें कि रेयर सीन जिसे कहते हैं सदन की कार्रवाई में, उस तरह का तीखापन नज़र आता था। और वो तीखापन वो नीचे तक नैरेट होता था, वो बाद में भी वो सांसद फील करते थे। कई बार तो अपोजिशन के सांसदों ने ये तैयारी की कि उनको इम्पीच किया जाए और उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया जाए। कई बार सदन में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, मतलब हाउस के अंदर नहीं बल्कि हाउस के बाहर पार्लियामेंट का जो मकर गेट है वहाँ पर बैठ कर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसी में जो एक मौकरी वाली तस्वीर आई थी, कल्याण बनर्जी की टीएमसी सांसद, उनकी वो तस्वीर आई थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी चली, बहुत विवाद भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें लगातार पार्लियामेंट में घटित हो रही थी और ये एक बिल्डअप हो रहा था उपराष्ट्रपति के काम करने के तरीके पे, सवालिया निशान के तौर पे। और सिर्फ यही नहीं, जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भारत सरकार के अगर किसी के कार्यक्रम में बोलना है और वहाँ पर सरकार के किसानों को लेकर कार्यक्रमों की अगर धज्जियाँ उड़ाई जाएँ तो वो एक हैरानी भरी चीज़ थी। और 3 दिन बाद उसी को कोर्स करेक्शन करते नजर आए जब हाउस में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। तो वहाँ पर एक बैलेंस नज़र नहीं आता था और ये समझ में आता था कि शायद जिस प्रकार के संतुलन की ज़रूरत है काम करने के तरीके में, बोलने के तरीके में, वो संतुलन मिसिंग है। ये फील तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें ना हो, लेकिन राजा जी इन समस्याओं को लेके पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे और वो हैरानी के साथ एक्सप्रेसिव रहते थे। और जो लोग परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, जो लोग संबंधों को नहीं जानते हैं, आमतौर तो यही माना जाता था कि प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, धनखड़ साहब बहुत करीब हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो सब ऊपर के लोगों के कहने के कारण हो रहा है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण बना होगा। और बिल्कुल रजत जी, इसमें एकदम से ये समझ में आता था कि इस तरह से कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। इनफैक्ट कई बार तो ये भी कहा जाता था कि एक सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर बनाया गया, उन्होंने हटने के बाद, पद से हटने के बाद कितनी ज़्यादा समस्या और विवाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये तो पद पे रहते हुए इतना कुछ कर रहे हैं। मजाकिया तौर पे ये भी कहा जाता था कि जब उपराष्ट्रपति का इनका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद आगे राष्ट्रपति को लेकर इनकी महत्वाकांक्षा होगी, वो अगर पूरा नहीं होगा तब इनका क्या तेवर होगा। तो ये सारे गॉसिप इस वजह से चलते थे क्योंकि उसके पीछे उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया था विवादों का। और जब विवादों का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा हो तो समझा जा सकता है कि पावर कॉरिडोर में इस तरह के गॉसिप चलते ही रहते हैं। और वो एक बड़ी समस्या थी कि कैसे उपराष्ट्रपति का अपना जो काम करने का तरीका है उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और जैसा कि पहले आपने बताया था कि अगर उस कंडीशन में एक डिस्कनेक्ट होता है अपोजिशन के द्वारा, तो ऑलरेडी था सत्ता पक्ष के मार्फत भी, तो वो डिस्कनेक्ट बहुत लॉजिकल, बहुत लाजमी सी बात लगती है कि अगर इस तरीके से काम करेंगे तो समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को लेकर फिर आगे कितना लंबा चला जा सकता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं, वो समझ में आता था कि हाउस में भी आप देखें। और वो इमोशन एक तरफा नहीं होता था, जैसे किसी पे नाराज़ हों तो कुछ भी बोलते थे, फिर उस व्यक्ति पे जब खुश हों तो फिर दूसरे तरीके से बोलते थे। तो ये इमोशनल एक अप एंड डाउन बहुत नज़र आता था, जो कि आम तौर पर उस तरह के पद का ये रिक्वायरमेंट नहीं होता। वहाँ पर बहुत बैलेंस रखकर कोई काम करने की ज़रूरत रहती है। शायद वो मिसिंग था और वो मिसिंग सीधे सीधे समझ में आता था। अभी इस्तीफे की वजह भले ही स्वास्थ्य हो, लेकिन इसके पीछे विवाद, समस्या और बहुत सारे खामियां, ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी रहती थी पार्लियामेंट के अंदर। रजत जी, आपकी बात सही है। जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि, और ये खबर मेरे पास निश्चित खबर है, कुछ दिन पहले धनखड़ साहब ने कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच किया था जिनका असर सरकार पर है, जो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, जो अमित शाह से बात कर सकते हैं, और उनसे ये कहा था कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई मुझसे बात नहीं करता है। उस वक्त मुझे पहली बार ये अंदाज़ा लगा था कि ये जो कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं, इसमें सरकार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब जाकर मुझे पहली बार ये अंदाज़ा लगा था शायद इसी वजह से ये कम्युनिकेशन इनके साथ बंद किया होगा, क्योंकि पहले समझाने की कोशिश की गई, नहीं समझे और ये अपनी बातें कहते रहे। जब कम्युनिकेशन बंद हो गया तब इन्होंने ये शिकायत करनी शुरू की कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई मुझसे बात करता नहीं है, कोई फैसलों के बारे में मुझे बताता नहीं है, जिस चीज़ की मैं डिमांड करता हूँ वो मुझ तक नहीं पहुँचती है।
और ये जो आपने छोटी छोटी बातें जिनका जिक्र किया, सिक्योरिटी का, गाड़ियों का, इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें धीरे धीरे फिर बड़ी बनती जाती हैं। बिल्कुल रजत जी, और ये सब तो कुछ सैंपल हम लोग बता रहे हैं। इसकी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेके एकदम से समझ में आता था कि डे टू डे भी अगर हाउस की कार्रवाई चलानी है तो उसमें, क्योंकि हाउस बनता है चेयर सत्ता पक्ष और विपक्ष तीनों को मिलकर, और वहाँ पर अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चेयर को लेकर इस प्रकार से विपक्ष के अंदर तो ऑलरेडी नाराज़गी थी, खुलकर नाराज़गी थी। सत्ता पक्ष में इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि डिसकम्फर्ट था, वो एक सहजता जो होनी चाहिए वो सहजता नहीं थी। इन दोनों वजह से हाउस की कार्रवाई पे तो उसका असर पड़ना बहुत लाजमी है। और क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्टिव भी रहते थे सदन की कार्रवाई में, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहते थे, तो वहाँ पर एक हाउस के जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं सत्ता पक्ष के लिए, उनके लिए भी मुसीबत खड़ी होती थी। यही चीज़ लोकसभा में नज़र नहीं आता था, जबकि सत्ता पक्ष के हिसाब से देखें तो लोकसभा में उनका बड़ा बहुमत है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आती थी, ये समस्या नज़र नहीं आती थी। कंपैरिजन जब भी होता था तो समझ में आता था कि राज्यसभा में इतनी समस्याएं कैसे हो रही हैं। तो ये ऑलरेडी एक डिस्कशन का विषय रहता था। शायद जगदीप धनखड़ इस चीज़ को भांपने में सफल नहीं रह रहे थे, और उनको भांप कर उसमें कोर्स करेक्शन करने के बजाय संभव है कि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हों, और जिसके चलते उसमें उन्होंने ये कदम उठाया हो। महाभियोग को लेकर जब अभी जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, ऑलरेडी लोकसभा में उसके लिए ज्ञापन दिया जा चुका है। ऐसा कहा गया, सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि उपराष्ट्रपति का ये कहना था कि क्यों ना इसको राज्यसभा में लेकर आया जाए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली सामने आती रहती थी, और वो इतना तो तय है कि वो सारी चीज़ें कंफर्ट नहीं देती थी सत्ता पक्ष को भी, अपोजिशन को तो नाराज़गी ही देती थी। और वैसी कंडीशन में इस तरह से काम करना, इतना एक्सप्रेसिव होकर काम करना, वैसे संवेदनशील विषयों पे जिस पर जो पॉलिटिकल मिनिस्टर होते हैं, यानी कि सरकार के जो मंत्री होते हैं, वो भी सोच समझ कर बोलते हैं। जैसे देश के कानून मंत्री को भी अगर जुडिशरी पे कोई मैसेज देना है तो बहुत मर्यादित तरीके से दिया जाता है, बहुत संयमित तरीके से दिया जाता है, भले ही अंदर फीलिंग कुछ भी हो। लेकिन अगर चेयर के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा इस तरह से एक्सप्रेसिव वे में कहा जाए, किसी कार्यक्रम में कहा जाए, और कोई कार्यक्रम जल्दी उनका ऐसा नहीं होता था जहां पर कोई ना कोई विवाद ना हो जाए, तो उस कंडीशन में समझाई जा सकता है कि डिस्कम्फर्ट बहुत लाजमी सी बात है। और बहुत संभावना है इस बात की कि उस डिस्कम्फर्ट के वजह से वो अपने आप को एलियनेटेड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि फिर बातचीत करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता अगर उनको अपने मन की करनी है और इस तरह से रिएक्ट होकर करनी है, इस तरह से इमोशनल होकर करनी है। और उसके वजह से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपा। स्वास्थ्य कारण कम से कम विजिबल नहीं था सदन की कार्रवाई में। जैसे एक दिन अगर कोई तबीयत भी खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति सदन की कार्रवाई से अपने आप को इस्तीफा देकर विमुक्त कर ले। जैसे पूरे देश भर में भ्रमण के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर उपराष्ट्रपति के 30 दिन के शेड्यूल को देखें तो उसमें कई अलग अलग स्टेट में उनके भ्रमण होते रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, वो पब्लिक कार्यक्रम में जाते हैं, और हर महीने अगर 4, 5, 6, 7 तो उनके दौरे ऐसे होते ही रहते हैं। कम से कम दिल्ली में भी रहे तो बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम में वो शामिल होते रहे, तो वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता था। समस्या ये थी कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत सारे विवादों को जन्म देता था। रजत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। देखिए, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना होता तो सेशन शुरू होने से एक दिन पहले दिया जा सकता था, और आज तो शाम को 4:20 तक धनखड़ साहब ने राज्यसभा का संचालन किया, और रात करीब 9:20 पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर आज उनका आखिरी दिन था, और आज भी वो पूरी फॉर्म में थे। उन्होंने सांसदों को राजनीतिक सौहार्द का संदेश दिया, उनसे मर्यादा का पालन करने को कहा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आंतरिक लड़ाई हमारे दुश्मनों को मजबूत बनाती है, हमें बांटती है। और आज ही धनखड़ साहब ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस नोटिस की जांच की, और उसमें एक सदस्य के 2 जगह हस्ताक्षर पाए जाने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, और वो आगे सदन को इस बारे में अपडेट देंगे। तो कोई संकेत नहीं था उनकी तरफ से कि वो आज शाम को इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने जो कहा, आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। What is more surprising and deeply concerning is not that a pad of notes was found.
but no one has owned it. No one has claimed it. This is quite serious. I had asked the authorities to get into the matter seriously, but it appears now that the matter will have to be dealt with, and that too I will put before the floor leaders for further consideration and guidance. इस मामले कपिल सिब्बल ने कमेंट किया है, वो भी सुन लेते हैं। He is healthy and he has a long life, and I wish him well. We may have had differences in respect to our political views or on opinions, and I would I would articulate my opinions, and he would also respond. But at a personal level, we had a very strong bond. And whenever I needed time to speak in the house, I met him personally in his chamber, and he never refused me. तो हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है, जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूँ कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊँगा तो उनको नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे, और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा, और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी, और कई बार हम भी कह देते थे, और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी, और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर, और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी, उनके साथ में भी, तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और इस बात को हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस स्पेकुलेशन से कुछ हमें मिलेगा नहीं। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह हो। कपिल सिब्बल ने डिग्निफाइड बात की। वो उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं धनखड़ साहब से,
इसलिए भी उन्होंने तो बता भी दिया कि वो जब ज़्यादा टाइम मांगते थे उन्हें टाइम मिल जाता था। वो कम ही ऐसे सांसद हैं जो बड़े खुश होंगे इस बात से, क्योंकि ज़्यादातर सांसद तो तकरार रहती थी उनकी धनखड़ साहब से। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ है। देवेंद्र, कोई अपडेट है आपके पास? जैसे आज के भी देखें रजा जी, तो यशवंत वर्मा को लेकर जो राज्यसभा में भी नोटिस दिया गया था उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि कैसे 50 सांसदों से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर के साथ उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर नोटिस दिया गया है तो उसकी क्या वैधानिकता है, कौन उसमें प्रिवेल करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से बताया। दूसरी चीज़ कि ऑलरेडी 23 तारीख को यानी कि परसों राजस्थान जाने का कार्यक्रम उनका ऑलरेडी फिक्स है, और ये आज ही फिक्स हुआ है, आज ही ये बताया गया है कि परसों वो जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर सैटरडे की बात कर लें, संडे की बात कर लें, संडे भी पब्लिक प्रोग्राम उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और सैटरडे को ये बताया था कि दुनिया का कोई भी देश भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता कि भारत को क्या करना है, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। तो लगातार उनके पब्लिक डे और प्रोग्राम, इस पब्लिक प्रोग्राम प्रतिदिन होते रहे हैं, उसमें खुलकर वो अपनी बात कहते रहे हैं। तो इस तरह से अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई इतनी ज़्यादा वजह होती तो उसके कुछ दिन पहले से ये सारी चीज़ें बंद होने लगती, और एक नज़र आता कि शारीरिक तौर पे क्योंकि उतने स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए वो एक तरह से डिसअपेयरिंग मोड जिसे कहते हैं कि काम करने के तरीके से या काम करने की जगह से आप डिसअपेयर हो जाए, वो नज़र नहीं आया। और आज भी जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि आज भी सदन की कार्रवाई में सुबह से ही देखें कि जब नए सांसदों को ओथ लेना था, जो कि राष्ट्रपति ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उन लोगों को जब ओथ लेना था उन्होंने ओथ दिलाया। उसके अलावा सदन में ये बताया कि हाँ, राजनीतिक दलों में आपस में बोनहमी यानी कि सामंजस्य कैसे बहुत ज़रूरी है, तभी लोकतंत्र जीवंत रह सकता है। फिर ये बताया कि हाँ, जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर जो नोटिस दिया गया है, तो अलग अलग मौके पे लगातार सदन की कार्यवाही में वो भाग लेते रहे हैं। और फिर ऐसा कैसे कि शाम होते होते, देर शाम होते होते वो अचानक से शारीरिक समस्या इतनी ज़्यादा हावी हो जाए कि सीधे सीधे इस्तीफा ही देना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो सदन की कार्रवाई से कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य के मजबूरी के चलते अलग भी रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 लोग ऑलरेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो कि सदन की कार्रवाई को बहुत सुचारू तरीके से चला सकते थे, यानी कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि स्वास्थ्य की वजह से अगर उनको 1 सप्ताह या 10 दिन या 1 महीना या 2 महीना पूरे सेशन के लिए भी अगर गायब होना पड़े तो उसके चलते कोई समस्या हो जाएगी, ऐसा भी नहीं था। फिर ऐसी आखिर क्या वजह रही कि देर शाम होते होते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? निश्चित तौर पर ये सवाल सबसे ज़्यादा अभी अटकल का विषय बना हुआ है। रजा जी, देवेंद्र, सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जगदीप धनखड़ साहब का स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर कोई परेशानी उनकी है तो वो जल्दी रिकवर करें, वो स्वस्थ रहें, ये हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए। और दूसरा, आपने जो कहा कि ये जो स्वास्थ्य की बात है ये अचानक नहीं आ सकती, और हम उनको जानते हैं वो कितने एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं और लगातार एक्टिव रहते हैं, और स्वास्थ्य की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रही होगी उनको टैकल करना भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जानता हूं कि हर रोज़ उनकी फिजियोथेरेपी होती है, ये भी हमको मालूम है कि एम्स में वो एडमिट रह रहे थे, लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं है कि जो अचानक से कुछ स्थिति पैदा हुई हो। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं जो इस तरह की अटकलें लगेंगी ये बिल्कुल वाजिब है, इस तरह की अटकलें लगना। और अब आज क्या कर सकते हैं, जो इतने दिनों में जो कुछ हो रहा था उन सारी कड़ियों को अगर एक एक करके जोड़ेंगे तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जानते हों तो भी कही नहीं जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में और इसके ऊपर डिटेल में हमें जानकारी मिलेगी। दर्शकों को मैं एक बार ये भी बता देना चाहता हूं कि न्यायपालिका की सुप्रीमेसी पर जगदीप धनखड़ कई बार कमेंट करते रहे हैं, और क्या कमेंट करते रहे हैं इसका जिक्र मैंने 2-3 बार अपनी बातचीत में किया है। मैं आपको एग्जैक्टली 2-3 चीज़ें याद दिलाता हूं। कई बार उन्होंने जुडिशरी पर कमेंट करते हुए कहा कि संसद ही सर्वोच्च है और कोई भी अथॉरिटी संविधान का अंतिम व्याख्याता नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीश सुपर सांसद के रूप में काम नहीं कर सकते, वो सुपर पार्लियामेंट के रूप में अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकते। 22 अप्रैल 2025 की बात है, उन्होंने फिर से कहा संसद ही सुप्रीम है, और न्यायिक अधिकारों के अतिक्रमण की उन्होंने आलोचना की थी। 18 अप्रैल 2025 को उन्होंने न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सीमाओं पर बहस को आगे बढ़ाया। संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने लोकतंत्र में संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना है कि लोकतंत्र अभिव्यक्ति और संवाद से ही पनपता है।
अगर अभिव्यक्ति के अधिकार का गला घोटा जाता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट थे जिनके तरह तरह के मतलब लगाए जा सकते थे और एक तरह से देवेंद्र मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी और सरकार के बीच में टकराव पैदा हो सकता था। ये 20 दिन पहले की बात है जब उन्होंने जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य को लेकर कहा था, लेकिन मोटी सी बात यह कि जुडिशरी को लेकर के बार बार लगातार उन्होंने बयान दिए थे और बड़े खुलकर उन्होंने बयान दिए थे और ये टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती थी। जी हाँ बिल्कुल, और सुपर संसद के तौर पे काम नहीं कर सकती जुडिशरी। इस तरह के अगर स्टेटमेंट को देना हो तो निश्चित तौर पे उपराष्ट्रपति के तौर पे भले ही उन्होंने बोल दिया हो, लेकिन सरकार के कानून मंत्री को भी अगर इस तरह से कहा जाए तो वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जिनका डे टू डे का काम होता है आपको जुडिशरी के साथ एक ऑलरेडी ज़्यादा संपर्क में वो रहते हैं कानून मंत्री के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत बोल्ड नज़र आती ही थी और मैसेज ये जाता था कि शायद सरकार जो बातें खुद नहीं कह सकती वो उपराष्ट्रपति के मार्फत कहलाया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर थी। इसको तो हम लोग बाकायदा रिपोर्ट कर सकते हैं रजा जी। कई सारे ऐसे अवसर आए जब उपराष्ट्रपति के काम करने के तरीकों को लेके एक डिस्कम्फर्ट नज़र आता था सत्ता पक्ष के कई सारे बड़े लोगों के बीच में, लेकिन इस तरह से परिणति होगी कि अचानक उनको इस्तीफ़ा देना पड़ जाए और ट्वीट के मार्फत वो अपना इस्तीफ़ा भेज के उसकी चिट्ठी लगा के बताएं, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा हैरानी भरी बात थी। अगर स्वास्थ्य भी कोई वजह होता तो उपराष्ट्रपति जिस तरीके से हर मुद्दे पे एक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, शायद वो हाउस में इस बात को कहना ज़्यादा पसंद करते अगर सिर्फ यही एक वजह होती तो ये फिलहाल तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कयास वाली चीज़ें हैं और कल तक शायद थोड़ी और तस्वीर भी साफ हो जाए कि आखिर वजह क्या है। शायद उनके तरफ से भी अभी बताया जाए, अभी उनके तरफ से जितना बताया गया है सिर्फ हम लोग वही रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले का जो विवाद पाइल्ड अप रहा है उसके बारे में ही बता रहे हैं कि इस तरह का बैकग्राउंड चल रहा था। इस्तीफे की वजह भले ही वो स्वास्थ्य बता रहे हो या स्वास्थ्य हो भी। रजा जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवेंद्र। देखिए ये डिस्कम्फर्ट था, ये सही है, कुछ चीज़ों को लेकर के कम्युनिकेशन गैप था, ये भी सही है, लेकिन अगर उनको स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा देना होता तो एक दिन 2 दिन पहले दे देते और जो दूसरी आपने बात कही हाउस में आकर अनाउंस कर देते तो लगता हाँ ये वाकई में स्वास्थ्य कारणों से हुआ। दूसरा, अगर सरकार में उनसे कोई इस्तीफा मांगता, सरकार में किसी के कहने से वो इस्तीफा देते तो सरकार में बैठे हुए लोग उनसे आज इस्तीफा नहीं मांगते, 2 दिन पहले मांग सकते हैं, क्योंकि आज तो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना है, आज तो राज्यसभा चेयरपर्सन के तौर पे वहाँ दिखाई दिए। तो ये थोड़ी विकृति है, थोड़ी परेशानी है, ये क्लैरिटी नहीं है। डिस्कम्फर्ट था, इस्तीफा देना था, उनकी बातों से एम्बेरसमेंट पैदा हो रहा था, ये देना था, ये सारी बातें ठीक थी। एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 20 दिन पहले ही जगदीप धनखड़ ने अपने हेल्थ को लेकर बात की थी। 9 मार्च की बात है जब जगदीप धनखड़ को एम्स में एडमिट कराया गया था। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि जगदीप धनखड़ पर बहुत दबाव है, ये उनके दोस्त कह रहे थे, और तब धनखड़ ने कहा था कि उन पर कोई दबाव नहीं है और उन्होंने कहा था मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आता। वो अभी जो बात उन्होंने कही थी मेरे पास में है, वो सुनवा देते हैं। थोड़ी सी मुझे चिंता हुई मेरे स्वास्थ्य की नहीं, मेरे मित्र पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, जिन्होंने कहा कि हम दबाव में हैं। हमारी वकालत तो मामई में आपने कर दी, पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं राजस्थान की राजनीति में वो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं और मेरे बड़े भारी शुभचिंतक भी हैं और हमारी पारिवारिक मित्रता भी गहरी है। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। अब देवेंद्र, ये जो बात हमने सुनी है ये 30 जून की है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये कहना कि न मैं दबाव में रहता हूँ, न मैं दबाव में काम करता हूँ और न मैं किसी को दबाव देता हूँ, और ये भी कहा कि स्वास्थ्य ठीक ठाक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो रजा जी ठीक है, दबाव देता हूँ मैं दबाव नहीं देता हूँ, ये बात बहुत कम सांसद मानेंगे इस बात को कि
जो उन्होंने कहा है। और जैसे स्वास्थ्य के हिसाब से रजा जी देखें, जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सस्मित पात्रा, घनश्याम तिवारी, रजनी पाटिल, सुनेत्रा अजित पवार, किरण चौधरी, कौन्याक, ऐसे 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उपराष्ट्रपति अगर सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाह रहे हो तो उनकी जगह पे ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करके दिन भर सदन की कार्रवाई चला सकते हैं। तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी मजबूरी नहीं थी कि आनंद फानंद में जिस दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसी दिन शाम में इस्तीफा देना पड़े। दूसरी चीज़ की, जैसा कि आपने कहा कि सरकार की तरफ से इस्तीफे वाली बात, तो ये सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी भी मिली है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया और ये चीज़ कहा भी नहीं जा सकता। और अगर ऐसा कहा जाता तो शायद पहले कहा जाता, और दूसरा कहने पे उपराष्ट्रपति के तेवर को देख के ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वो इतनी आसानी से इस काम को करते भी नहीं, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते। तो जिस तरीके से बहुत ग्रेसफुली उन्होंने हेल्थ का हवाला देते हुए लेटर लिखा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये उनके अपने इमोशन का नतीजा है। उस इमोशन के पीछे जो वजह है वो वजह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिनमें से एक प्रमुख ज़रूर ये होगा कि उनके अपने काम करने के तरीकों के लेकर अपोजिशन अगर ऑलरेडी इतना नाराज़ था तो एक प्रेशर उनके ऊपर भी रहता ही होगा। दूसरी तरीके अगर सत्ता पक्ष से भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो शायद उनको ये समझ में आ रहा होगा कि अब इस पद पे बने रहने कोई मतलब नहीं, और क्योंकि इमोशनली ड्रिवन व्यक्ति हैं तो इस तरह का उन्होंने बड़ा स्टेप उठा लिया है, सिवाय बजाय इसके कि कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ वाली बात तो जो क्योंकि वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसे ना मानने का कोई कारण नहीं, लेकिन इस्तीफे की वो वजह हो जाएगी, इसको मानने का एक भी कारण नज़र नहीं आ रहा है। रजत जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है देवेंद्र। हमने जितनी बात की है पिछले आधा घंटे में उससे एक बात बड़ी क्लियर है, डिस्कम्फर्ट दोनों तरफ से था और वो डिस्कम्फर्ट ही इस इस्तीफे की वजह बना है। अब उसकी डिटेल में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का उन्होंने कारण बताया है, मैं तो फिर से कहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, पब्लिक लाइफ में रहें, लोगों की सेवा करते रहें, ईश्वर उनका ध्यान रखे। और तीसरी बात जो आपने कहा कि ये एक पुराना पैटर्न है वेस्ट बंगाल से लेकर अब तक, अगर सारी कड़ियों को जोड़ें तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये जो डिस्कम्फर्ट है ये क्यों पैदा हुआ, इसके कारण क्या थे। और मोस्ट रीसेंट जो अभी एग्जाम्पल हमने दिखाया, जो 2-3 दिन के बयान जिनका अभी मैंने जिक्र किया, दर्शकों को बताया, जुडिशरी को लेकर के जिस तरह का रुख भारत के उपराष्ट्रपति ने अपनाया था, जिस तरह की बातें धनखड़ साहब कह रहे थे, वो जुडिशरी को अच्छी तरह जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, तो उनके अपने रिलेशंस हैं, अपने कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे वो जाहिर है सरकार के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता था, क्योंकि ये इंप्रेशन कोई नहीं देना चाहता कि ये जो कुछ वो कह रहे हैं, जो स्टैंड ले रहे हैं जुडिशरी के बारे में जो कह रहे हैं, वो कोई सरकार के कहने पर कर रहे हो। ऐसा नहीं था, ये अब बिल्कुल क्लियर है। देवेंद्र जी जी रजत जी बिल्कुल। और एक चीज़ और देखें, जैसे जिस बयान की बात हम लोग कर रहे थे कि फ्राइडे या सैटरडे को उन्होंने दिया कि कोई भी राष्ट्र डिक्टेट नहीं कर सकता कि भारत को क्या करना है। अगर इस तरह की बात बोलने की ज़रूरत होती तो क्या देश के राष्ट्रपति ने इस तरह की बात कही? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि ये समझ में आएंगे कि कम से कम संवैधानिक पद की जो मर्यादा गर्मियाँ या जो रिक्वायरमेंट होता है, शायद ये उनका मामला थोड़ा उससे अलग है, थोड़ा अलग हटके और अलग तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। अगर ये बयान देना, ये बयान दिलवाना सरकार के लिए इतना ही ज़रूरी होता तो शायद राष्ट्रपति बोल सकती थी इस तरह के और दुनिया को ये मैसेज दे सकती थी। और ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण नज़र आएंगे जहाँ पर राष्ट्रपति पूरी तरह से सिर्फ एक तरह से कहें कि अपनी समझ के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से ये रिएक्ट कर जाते हैं, जो कि सार्वजनिक तौर पे बार बार इस तरह की बात को कहना जब आप संवैधानिक पद पे हैं तो वो एक खतरनाक काम ऑलरेडी समझा जा सकता है, जहां पर बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत रहती है। तो ये चीज़ें हैरान तो करती थी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में राज्यसभा के सचिवालय में बात करें, लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों से बात करें, सांसदों से बात करें, अपोजिशन के सांसद से बात करें, सत्ता पक्ष के सांसद से बात करें, पार्टी के नेताओं से अगर बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करें, बीजेपी के नेताओं से बात करें, वो एक हैरानी, एक डिस्कम्फर्ट, एक सवालिया निशान वाली चीज़ें ज़्यादातर आती थी। बहुत कम लोग ऐसे मिलते थे जो कि इनकी कार्यशैली को लेके ये बताएं कि हाँ ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम चला रहे हैं। और वो चीज़ बहुत हैरानी भरी बात लगती थी कि अगर इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ विवाद अगर इतना पीछे चल रहा हो तो फिर ये कब तक चलेगा, किस तरीके से चलेगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सब चीज़ें ऑलरेडी रजा जी चर्चा में रहती थी।
उसका इस्तीफा के तौर पे परिणति हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। रजत जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा वो कंडक्ट कर, सिर्फ वही देखें, ये तो पब्लिक डोमेन में है। जया बच्चन के साथ जिस तरह से उनकी तकरार हुई थी, वो पूरी दुनिया ने उसको देखा, क्योंकि जया बच्चन भी सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी स्टार है, तो उनके साथ जो तकरार हुई वो बहुत दिनों तक वो उसका जिक्र चलता रहा। और बिल्कुल रजत जी, और कई सारी चीज़ें हाउस चलाने के क्रम में ये माना जाता है कि आपको टाल देनी होती है अगर आप चेयर पे बैठे रहते हैं। तो अगर कोई मेंबर फ्रस्ट्रेशन में अगर कुछ बोल भी दे, तो तब तक जब तक पद की गरिमा को सीधे कोई चोट पहुंचाने वाली बात ना हो, चेयर की तरफ से आमतौर पर उस मसले को चेतावनी देकर टालने वाली टेंडेंसी रहती है, उसमें इंगेज नहीं किया जाता है। और बार बार क्योंकि हम लोग लोकसभा का उदाहरण दे रहे हैं, तो लोकसभा के उदाहरण में तो ये साफ समझ में आता है कि बहुत अगर ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी हो जाए, तो सिर्फ एक चेतावनी देते हैं कि माननीय सदस्य आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, बस इस तरह की चीज़ें। वो बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं करते, क्योंकि आप चेयर पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज करेंगे तो फिर सदन का जो मूल मकसद है विधायी कार्य को पास कराया जाना, वो काम नहीं हो पाएगा। सदन का जो मूल मकसद है कि अच्छा डिबेट हो, वो नहीं हो पाएगा, बल्कि एक अलग कन्फ्रंटेशन का फ्रंट खुल जाएगा, जो कि बेहद गैर ज़रूरी रहेगा संसदीय कार्य के हिसाब से। वो चीज़ें राज्यसभा में अक्सर होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, और उन चीज़ों को लेकर ओवरऑल एक सेंटीमेंट नज़र आता था कि ये निहायत ही गैर ज़रूरी चीज़ है और इससे बचा जाना चाहिए। न जाने ये कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि अपोजिशन तो कम से कम 2 सेशन में बिल्कुल इस बात के लिए वो तैयारी कर रहे थे कि उन्हें इम्पीचमेंट मोशन देना है, उपराष्ट्रपति के हटाने को लेकर मामला इतना ज़्यादा तीखा हो गया था। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लाइनेज को लेकर इनके ऊपर ही आरोप लगे हों, इससे पहले हामिद अंसारी के साथ भी ऐसा खूब होता था। लेकिन कटुता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो उनकी अगर इम्पीचमेंट का इनकी नौबत वाली बात कही जाने लगे, कटुता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सदस्य जो ऑनरेबल एमपी हैं वो ऑनरेबल चेयर के साथ तू मैं कर रहे हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, जया बच्चन की बात कर लें, ऐसे कई सारे उदाहरण नजर आए। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कब तक, किस तरीके से चलेगा। नहीं देवेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये अपना अपना स्वभाव होता है। ओम बिरला जी का अपना एक अलग स्वभाव है। वो शायद इस तरह की तूफानों में, झगड़े में जो कहते हैं भिड़ जाएं, वो ऐसे उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन धनखड़ साहब का स्वभाव ये आज का नहीं, हमेशा का उनका ये स्वभाव है। वो भिड़ने वाले, टकराने वाले व्यक्ति हैं, और इसीलिए वो राज्यसभा में कभी खड़गे साहब के साथ में, कभी कपिल सिब्बल के साथ में, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइम पर इस तरह का उनका तकरार ज़रूर होती थी। और वो अपनी बात से कोई पीछे नहीं हटते थे और बोलते जाते थे कंटिन्यूसली। वो अपनी बात जब तक पूरी कह नहीं लेंगे तब तक चुप नहीं होते। तो ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, ये उनका स्वभाव था कि वो उनको जो कहना है वो कह के रहेंगे, ये उनका। और ये उनकी जो पूरी बैकग्राउंड अगर देखें तो ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी फितरत होती है हैंडल करने की। कंट्रोल फ्रीक, वो हर पूरी तरह कट, जैसे आपने राज्यसभा पर टीवी का बताया, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो जिस पद पर हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वहाँ वो टोटल कंट्रोल चाहते हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये उनका स्वभाव है और ये स्वभाव बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था देवेंद्र। अब बिल्कुल रजत जी, और क्यों जी बिल्कुल, और एडवोकेट रहे हैं, आर्टिकुलेट हैं, बोलते अच्छा हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरीके से बात करते हैं। तो ये सारे गुण तो उनमें ऑलरेडी है। ऐड हो जाता है कि इमोशनल बहुत हैं, हर मुद्दे पे अपना एक स्टैंड रखते हैं, और न सिर्फ स्टैंड रखते हैं बल्कि एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। और इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव हों तो वहाँ पर फिर समस्या तो आती ही आती है। और हाउस में तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, और आइदर वे एक्सट्रीम होता था। जैसे अगर तारीफ भी कर रहे हो तो कई बार ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, अगर कोई नाराज़गी वाली बात है तो वहाँ पर भी ये समझ में आता था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक बैलेंस जो था, आमतौर पे पॉलिटिक्स जिस बैलेंस को बहुत ज़्यादा रिसीव करती है, वो बैलेंस मिसिंग नज़र आता था। और इनके काम करने के तरीक़ों को लेके वो जो मिसिंग एलिमेंट है वो हर लेवल पर रजत जी बात होती थी। जैसा कि पहले मैंने कहा कि राज्यसभा के सचिवालय के अधिकारी जो कि उनके मातहत हैं, वो भी दबी जुबान में अगर इस बात को कहते हों, लोकसभा सचिवालय के अधिकारी वो भी अगर इस बात को कहते हों, सांसद इस बात को कहते हैं, तो समझा जा सकता है कि ये चीज़ किस तरह से सबके अंदर घर कर गई थी। और वहाँ पर सबको यही पूछता था कि आखिर ऐसा कब तक। और उसमें एक चर्चा बहुत ज़्यादा चलती थी कि इस तरह से अगर आगे करते रहें तो फिर इनको हैंडल कैसे किया जाएगा। शायद डिस्कनेक्ट हुआ हो और उसके बाद उनको ये समझ में आया हो कि हाँ, बेहतर है कि अगर अपने तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन जो इस्तीफे की चिट्ठी है, जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं,
बहुत गरिमापूर्ण तरीके से चिट्ठी लिखी गई है। उसमें एक भी लाइन ऐसा नहीं है जो किसी विवाद की तरफ इशारा कर रहा हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है देवेंद्र कि जो फैसला हुआ है ये अचानक हुआ है, और इसका एक और सबूत अब ये भी मुझे मिला है। आज दोपहर 3:53 पर पीआईबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 23 जुलाई यानी परसों जयपुर जाने वाले हैं, यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका दौरा तय हो गया था। आज दोपहर तक किसी को इस बात की भनक नहीं थी वो इस्तीफा देने वाले हैं। जगदीप धनखड़ ने आज शाम को 6 बजे देखिए विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग की, लंबी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में राज्यसभा की कार्रवाई पर चर्चा हुई, कैसे उसको स्मूथली चलाना, उसमें सहयोग की बात हुई, और फिर 9:20 पर उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को अपना इस्तीफा भेज दिया। तो ये हुआ तो बिल्कुल अचानक है। बिल्कुल अजय जी, और ये बात बार बार बताई भी जा रही थी कि हाँ वो राजस्थान के दौरे पे जाने वाले हैं और इस तरीके का उनका कार्यक्रम है। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य कोई अचानक से भी कोई समस्या आई होती तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था कि कल अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा में नहीं रहेंगे तो सदन की कार्रवाई चलेगी या परसों कैसे चलेगी। 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑलरेडी उसके लिए बैठे हुए हैं जो कि सदन की कार्रवाई को चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर जितने सारे संदेह की बात हम लोग कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर उन विवादों की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि शायद ये एक वजह रही होगी जिससे एक इमोशन का जो हिट ऑफ द मोमेंट कहते हैं कि इमोशनल इम्पल्स इतना ज़्यादा रहा होगा कि उसके बाद उन्होंने ये सोचा होगा कि बेहतर होगा कि इस पद को छोड़ ही देते हैं। और क्योंकि कम्युनिकेशन उस रूप में सत्ता पक्ष के साथ कोई बहुत ज़्यादा रहा नहीं होगा, अपोजिशन के साथ तो ऑलरेडी नहीं रहा है, तो कोई ऐसा इस तरह की बात समझाने वाला भी नहीं होगा। हालांकि आज उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके साथ उनकी अप्रिय घटनाओं की चर्चा कई बार बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वाद विवाद की चर्चा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आज उनका जन्मदिन है तो आज उन्होंने उनको बधाई भी दी। तो कुल मिलाकर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन पूरे दिन रहा राज्यसभा की कार्रवाई में, और रात होते होते या लेट इवनिंग जिसे कहें कि 9 बजे होते होते अगर उनको स्वास्थ्य कारण के चलते इस्तीफा देना पड़े तो ये बात आसानी से किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। रजत जी, हाँ, लेकिन आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है बहुत डिग्निटी के साथ दिया है, और जो अपने लेटर में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, चयन किया है, बहुत अच्छा किया है, और ये उन्होंने अपनी पद की गरिमा का बहुत बहुत ख्याल रखा है। दर्शकों को मैं 2-3 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के अभी 2 साल और बाकी थे, इसलिए अचानक इस्तीफा हुआ तो वाकई में ये शॉकिंग है। लोग सकते में है क्या हो गया। आज जगदीप धनखड़ राज्यसभा में मौजूद थे, दिन भर मौजूद थे, सदन की कार्रवाई का संचालन किया, और जैसे मैंने आपको बताया कि शाम को 6 बजे विपक्ष के नेताओं के साथ लंबी मीटिंग की। और देवेंद्र पाराशर से जो मैं बात कर रहा था वो बता रहे थे कि आज दिन में किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि वो इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर जरा भी किसी को भनक होती तो देवेंद्र पाराशर के पास में जरूर इंफॉर्मेशन होती, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अगर देवेंद्र पाराशर को भनक नहीं लगी तो इसका मतलब किसी को नहीं पता था। धनखड़ ने राष्ट्रपति को जो इस्तीफा भेजा है उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन सवाल है कि अगर हेल्थ ग्राउंड पर इस्तीफा देना था तो 2 दिन पहले दिया जा सकता था। मॉनसून सेशन के पहले दिन सदन की कार्रवाई अटेंड करने के बाद, विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग अटेंड करने के बाद इस्तीफा देना, यह इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि इस्तीफे की वजह कुछ और है, और यह अचानक हुआ। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह क्या है? क्या उनकी नाराजगी है? क्या वाकई में स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति हो गई? इन सारी बातों का बाद में खुलासा होगा, लेकिन इतना साफ है कि सरकार में टॉप लीडरशिप जगदीप धनखड़ के व्यवहार और उनकी कार्यशैली और उनके कमेंट्स, उनके बयानों से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें समझाने की कोशिश की गई थी, जगदीप धनखड़ बदलने को तैयार नहीं थे। जगदीप धनखड़ हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर जाहिर करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने राजनीतिक बयान दिए, न्यायपालिका पर लगातार उन्होंने कमेंट किए, विपक्ष के नेताओं के साथ वो जरूरत से ज्यादा सख्ती से पेश आ रहे थे, टकराव था। इससे पब्लिक परसेप्शन ये जा रहा था कि जगदीप धनखड़ जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती ये इंप्रेशन क्रिएट हो। जगदीप धनखड़ का स्वभाव यह है, वो किसी के सुनते नहीं है, इसीलिए आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
हालांकि जगदीप धनखड़ ऐसे शख्स नहीं है जो अपनी मन की बात बहुत दिन तक दिल में रख सके। देर सवेर वो जरूर इस्तीफे की बात को उजागर करेंगे, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं स्वास्थ्य के लिए। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर से पॉलिटिकल सर्कल में जबरदस्त हलचल जरूर मची है। जगदीप धनखड़ की इस्तीफे की खबर को बड़े बड़े नेताओं ने चौंका दिया है।